बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक और बड़ा झटका लगने का इम्कान है। तो क्या डेवलपमेंट होने जा रही है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से किस चीज़ की जो तैयारी है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन पर हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का फ़ैसला किया है। तो इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आप यूँ समझें कि एक संग मील अबूर किया गया है तहकीकात के हवाले से। उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल भी अपने ब्लॉग में हम शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक-ए-इंसाफ़ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अब तो तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा भी हैं, अज़हर मशवानी, उनके भाई की जो गुमशुदगी का मामला है, जो बाजियाबी का मामला है, उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिज़वी साहब ने समाअत करनी थी, लेकिन आज उनकी रुखसत की वजह से जो मुकदमे की समाअत है उसे आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा आज़म सवाती की जानिब से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत के जो जज हैं खालिद अरशद साहब, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई। अब खालिद अरशद साहब वही जज हैं नाज़रीन जिन्होंने चंद रोज़ पहले या 1-2 हफ्ते पहले इमरान खान का जो 9 मई के 12 मुकदमात में उसमें इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड जो है वो 10 दिन का अप्रूव किया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला कलअदम करार दिया था। तो आज़म सवाती साहब ने एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जज खालिद अरशद के ख़िलाफ़ कि ये तासुब रखते हैं, मुतासब हैं, ये गैर जानिबदार नहीं है, तो इन्हें ATC अदालत के जज के ओहदे से हटा के जो है किसी और जज को जो है वो ATC अदालत की जो सरबराही है वो दी जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इस केस की समाअत की है और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हैरानगी इस बात की हुई कि जो आज़म सवाती साहब के वकील थे, वो जज साहब के ख़िलाफ़ आर्गू करने के बजाय कि भाई आपके पास जवाज़ क्या है, आपके पास ऐसे क्या दलाइल हैं जो आप कह रहे हैं कि जज साहब जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ मुतासब हैं या तासब रखते हैं। लेकिन ये दलाइल देने के बजाय वकला की जानिब से मोहलत मांगी गई कि हमें केस की तारीख के लिए वक्त दिया जाए, हमें वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम साहब ने ये जो दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद कर दिया, नाकाबिल समाअत करार देते हुए। तो ये एक बड़ी सुबकी का आज़म सवाती साहब को जब सामना करना पड़ा है लाहौर हाई कोर्ट से। इसके अलावा नाज़रीन, आज़म सवाती साहब ने एक और भी इक़दाम उठाया है, वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से और तहरीक-ए-इंसाफ़ के सेक्रेटरी उमर अयूब की तरफ से तो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के ख़िलाफ़ एक बरतरफ़ी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के अरकान के ख़िलाफ़ आज़म सवाती साहब ने अलग से एक शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान हैं अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हुए हैं, तो लिहाजा इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी इनिशिएट करे। तो एक फोरम पे तो आज़म सवाती साहब को जज खालिद अरशद के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है दूसरी जानिब आज़म सवाती ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू किया है। इसके अलावा नाज़रीन, सहाफ़ी एंकर अरशद शरीफ जिनका केनिया में कत्ल हुआ बेमाना तरीके से, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया था, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस की समाअत की और अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो बुरी रिपोर्ट्स थी अब तक की वो अदालत के सामने रखी गई और फिर अटॉर्नी जनरल ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि अब तक जो तहकीकात पाकिस्तान और UAE और केनिया के मैबान आगे नहीं बढ़ रही थी, वो एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से जो है वो मुआहिदा होना था। तो आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने बात रखी है कि मुश्तरका कानूनी मामलत का जो मसवदा है वो हुकूमत ने तैयार कर लिया है और आइंदा जो कबीना का इजलास हो रहा है उसमें मुश्तरका कानूनी मामलत का मसवदा जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर जो मामलात हैं वो आगे की तरफ चलेंगे तहकीकात के हवाले से। इसके साथ साथ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि इस मामले के ऊपर केनिया की अदालत ने भी कोई फ़ैसला दिया है,
तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल केनिया की अदालत से भी फैसला आया है। तो इस पर मंसूर शाह साहब ने कहा कि अभी हम इस केस के मेरिट्स पे बहस नहीं कर सकते, लेकिन जो शौकत सदीकी थे साबिक लाहौर हाई कोर्ट के, अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी हैं, मारूफ वकील भी हैं, उनकी जानिब से अदालत में कहा गया कि शहीद अरशद शरीफ के ख़ानदान की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो हमने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने, जब बंदियाल साहब इस बेंच को ऐड कर रहे थे, हमने दायर की थी। और उसमें हमने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस कत्ल की साजिश का इल्म है, उनको बुलाया जाए। शौकत सदीकी साहब ने कहा कि हमारी ये दरख्वास्त लार्जर बेंच की जानिब से नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी गई थी और अदालत ने करार दिया था कि सुप्रीम कोर्ट एक सहूलतकार का किरदार जो इसमें अदा कर रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसे सहूलतकारी की जा रही है और किसके लिए सहूलत की जा रही है, जिस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि सदीकी साहब इस केस में हम कोई पेशरफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पहले जो है वो, क्योंकि आर्टिकल 184(3) का ये सो मोटो है, तो पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था, तो हम 3 रुकनी हमारा बेंच है। और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो कि इस बेंच के रुकन थे, वो दस्तयाब नहीं हैं, छुट्टियों पे हैं। तो हम लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला कि 5 रुकनी दोबारा से लार्जर बेंच बनाया जाए, हम कमेटी को भिजवा देते हैं। तो वकला की तरफ से अदालत में कहा गया कि आप ऐसा करें कि 15 दिन की तारीख दे दें। तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि चूँकि समर वेकेशन चल रही है, तो जज साहब ने कहा कि देखें, जज साहब की अवेलेबिलिटी भी है कि कब तक ये बेंच जो है वो दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मामला कमेटी को दोबारा बेंच की तश्कील के लिए भिजवा दिया गया है, लेकिन डेट आइंदा की कोई नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट की नाज़िम बात हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको पता है कि सोशल मीडिया पर पिछले चंद रोज़ पे से जो है वो एक कंपेन चल रही है, चीफ जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ धमकियाँ दी जा रही हैं। तो इस मामले का आज हुकूमत की जानिब से, हुकूमती ज़राए से जो हमें पता चला है कि हुकूमत ने बड़ा सख्त क्रैकडाउन करने का, बड़ा सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया, और ये जो धमकियाँ देने वाले अनासर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR का इंदराज करके इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी, इन्हें गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। ये तो हुकूमती ज़राए की खबर थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब हमने ये खबर दी, तो 2 नामवर जो वफाकी वज़रा हैं, एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बात का ऐलान किया गया कि ये जो चीफ जस्टिस काजी फायसा को धमकी दी गई है, ये आईने पाकिस्तान के साथ बगावत है और इसके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़, किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, और जो ज़िम्मेदारान हैं धमकियाँ देने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई फौरी तौर पर हुकूमत अमल में लाने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हुई, जिसका हफ्ते के रोज़ हमने आप नाज़रीन को बताया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जिन्हें एडहॉक जज बनाने का फ़ैसला किया था, सदर पाकिस्तान ने उनके नामों की मंजूरी भी दी थी। तो आज पीर के रोज़ इम्कान था कि दोनों जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल से एडहॉक जज का जो है वो हल्फ लिया है, और ये हल्फ बर्दारी की तकरीब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब भी मौजूद थे, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी थे, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे, लॉ अफसरान भी थे, अदालती जो स्टाफ है वो भी मौजूद था, और साफ़ी भी जो है इस सारी हल्फ बर्दारी की तकरीब को कवर कर रहे थे। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, ये जो इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो इशू है, जो PTI के लोगों की तरफ से धांधली की अपीलें ट्रिब्यूनल में दायर की गई हैं, लेकिन वो जो ट्रिब्यूनल चेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्त पे, उसके ख़िलाफ़ आज आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है। और आमिर फ़ारूक साहब के सामने आखिरी समाअत में जो फैसल चौधरी साहब थे, आमिर मुग़ल तहरीक इंसाफ के रहनुमा के वकील, तो आज फैसल चौधरी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, और फैसल चौधरी ने अपने दलाइल में ये कहा है कि जो लैंग्वेज जस्टिस जंगीरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दायर की गई पटिशन में नून लीग के रहनुमा अंजम अकील की जानिब से इस्तेमाल की गई है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि ये तौहीन अदालत है। उसके बाद उन्होंने मज़ीद भी दलाइल दिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से, इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से। तो इसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया, लेकिन साथ में फ़ैसला महफूज करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि ये ना कहा जाए कि ये फ़ैसला हमने महफूज कर लिया है, फ़ैसला 1 से 2 रोज़ में सुना दिया जाएगा, और ये महफूज फ़ैसला नहीं बल्कि इससे आप ये कहेंगे वेट फॉर ऑर्डर, यानी इंतज़ार है फ़ैसले की अनाउंसमेंट का, फ़ैसले सुनाए जाने का, इससे महफूज फ़ैसला नहीं आप कहेंगे। तो 1 से 2 दिन में कहा गया है आमिर फ़ारूक की तरफ से कि इस बड़े केस का जो फ़ैसला है वो उनकी जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है नाज़रीन अपने अरूबा कोमल, जो कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जिन्हें
कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, लेकिन उनको जुडिशल किया गया था और जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था। तो आज अरूबा कोमल की जो बेल एप्लीकेशन है वो अदालत में दायर की गई। तो जो जज साहब हैं बशीर भट्टी साहब, उन्होंने अरूबा कोमल की 50,000 के मचलकों के एवज जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब आज तोड़ फोड़ के मुकदमे में जो है वो उनके केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने ताहिरबाज सिपरा साहब ने शिबली फराज की, अली अमीन गंडापुर की, उमर अयूब की और दीगर जो PTI के रहनुमा हैं उनकी ज़मानतों की कन्फर्मेशन कर दी है। बाबर अवान साहब पेश हुए, जज साहब ज़मानतों को कन्फर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन बाबर अवान साहब ने कुछ अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया, जिसके बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप ये जो फ़ैसले जिनका आप हवाला दे रहे हैं इनकी कॉपियाँ हमें फराहम कर दें, तो इस फैसलों को भी हम देख लेंगे। यानी रिपोर्ट यह किया गया है कि इस केस में जज साहब ने जो है वो ज़मानतें कन्फर्म कर दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शिबली फराज साहब का जिक्र हुआ, तो शिबली फराज साहब ने अपना नाम ECL से निकालने के लिए कि उनका नाम ECL में है तो निकाला जाए, ECL में है तो बताया जाए। तो इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने समाअत की है, जिस पर जंगीरी साहब ने वजारत दाखिला को DG पासपोर्ट को नोटिस जारी करते हुए ये जवाब मांगा है कि हर शख्स का आइनी हक है आज़ादाना नकलो हरकत का, तो बताया जाए कि ECL में शिबली फराज साहब का नाम है या शिबली फराज साहब का ECL में नाम शामिल नहीं है। और ये भी बताया जाए कि अगर ECL में नाम शामिल किया गया है शिबली फराज साहब का, तो किन वजूहात की बिना पे या किस ऑर्डर की रोशनी में जो है उनका नाम जो है वो ECL में शामिल किया गया है। तो क्यों यानी ECL में नाम डाला गया है। तो 12 आज की समाअत के बाद जो जुमरात की तारीख़ है आइंदा की, ये 3 दिन के बाद, उस जुमरात के दिन तक जो है वो जंगीरी साहब ने केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, अहमद वकास जंजुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं और इंटरनेशनल अमूर के मामलात को वो देखते हैं, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उन्हें आज 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद ATC अदालत के जो जज हैं ताहिरबाज सिपरा साहब, उनके कोर्ट में पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की गई। लेकिन जो उनके वकला थे अहमद वकास जंजुआ के, ईमान मज़ारी और ईमान मज़ारी के जो अपने हस्बैंड हैं हादी अली हादी, उन्होंने उनको डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त की। जज साहब ने ये पूछा प्रोसिक्यूशन से कि आप ये बताएं कि 7 दिन का जिस्मानी रिमांड अहमद वकास जंजुआ को दिया गया था, तो इतने दिनों में आपने प्रोसिक्यूशन अपनी जो तफ्तीशी टीम है उसने अहमद वकास जंजुआ से क्या रिकवरी की है, क्या इस केस में उनके बयानात पे तफ्तीश के बाद, अहमद वकास जंजुआ से तफ्तीश के बाद किसी और मुलज़म को भी गिरफ़्तार किया गया है, और क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन से अहमद वकास जंजुआ का रब्ता साबित हुआ है। और फिर जज साहब ने यह भी कहा अपने तफ्तीशी अफसरान से कि आपने कहा कि धमाका खेज़ मवाद जो है वह अहमद वकास जंजुआ से शापर था जिसमें धमाका खेज़ मवाद भी था जो आपने बरामद किया, तो इसमें आपने लिखा है कि नीले रंग का शापर था। तो जज साहब ने तफ्तीशी से कहा, प्रोसिक्यूशन साइड से कहा कि एटलीस्ट आप शापर का रंग तो तब्दील करें, जो भी इस नौयत का मुकदमा होता है आप ये लिखते हैं कि नीले रंग का शापर जो है बरामद हुआ है, कम अज़ कम शापर का रंग आप तब्दील कर लें जब आप FIR लिखने जा रहे होते हैं। अहमद वकास जंजुआ साहब के केस में ये भी कहा जज साहब की तरफ से, ताहिरबाज सिपरा साहब की तरफ से, कि इस केस में हम जो है वो फ़ैसला महफूज कर रहे हैं और अब इसमें देखते हैं कि डिस्चार्ज होते हैं या फिर इनको जुडिशल किया जाता है, लेकिन उनके वकला की तरफ से उनको डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त की गई थी। इसके अलावा नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से ख़बर है, तो नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला दिया था, जिसमें एप्लीकेंट तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल थे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को की अपील के ऊपर उनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, लेकिन वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया 8-5 के तनासब से, जिस पर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठे और इलेक्शन कमीशन को उसमें डायरेक्शन ये दी गई कि आप 15 रोज़ में PTI के लोग 39 जो अरकान हैं उनको डिक्लेयर करेंगे, जो 41 है वो 15 रोज़ में अपनी पार्टी वाबस्तगी के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। अच्छा नाज़रीन, वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के 2 इजलास भी इस हवाले से मुनक्किद हुए थे, जिसमें फिर ये फैसला ये हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 39 PTI के अरकान को तो डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन जो 41 हैं उनसे मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 201 के तहत हर सियासी जमात जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो डिटेल होती है वह सेक्शन 209 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाती हैं और जो सियासी जमात इस प्रोसेस को, इन कानूनी प्रोविज़न को मुकम्मल नहीं करती, उसका फिर इलेक्शन सिंबल जो है वो वापस ले लिया जाता है।
तो इस पर फिर एक वजाहत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो मेजॉरिटी जज साहबान हैं उनके चैम्बर में। तो एक वो डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद दूसरी डेवलपमेंट मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था अपने व्लॉग में, कि इस बात पे भी इलेक्शन कमीशन के आने का सुप्रीम कोर्ट में इम्कान है कि मखसूस नशिस्तें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, लेकिन ऑलरेडी जो लिस्ट तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जा चुकी है, अब उसको पीटीआई चेंज कर रही है। उसकी जगह पे नई लिस्ट जो है वो पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक मरतबा फ़हरिस्त जमा हो जाए तो दोबारा जमा कराने की, उसमें तब्दीली करने की किसी किस्म की गुंजाइश या इजाज़त नहीं है। तो इस पर क्या किया जाए? दो चीज़ें तो नाज़रीन ये हो गई थी। अब तीसरी चीज़ नाज़रीन हमें ज़राए की जानिब से पता चल रही है, वो ये है कि ये मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का जो ऑर्डर है, मुख्तसर ऑर्डर है, इस ऑर्डर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नज़र सानी की दरख्वास्त तैयार कर ली है। यानी ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि कदम कदम पे, एक एक कदम पे ये जो फ़ैसला है ये गैर कानूनी भी है, इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक ये गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है, क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या आइन में दिया गया है, उससे हट के डायरेक्शन जारी की गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ज़रा ये बताते हैं कि नज़र सानी तैयार हो चुकी है। नज़र सानी तैयार करने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसमें थोड़ी सी मुनक़सम राय पाई जाती है, जिसमें ज़राए का ये कहना है कि देखा जा रहा है कि आया कि ये दरख्वास्त नज़र सानी के इलेक्शन कमीशन ख़ुद दायर करे, यानी ख़ुद, जैसे पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आया था, और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला अपील में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन यहाँ पे नज़र सानी की दरख्वास्त तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए बताते हैं कि हमने तैयार कर रही है, लेकिन अब ये फ़ैसला होना है कि आया कि ये नज़र सानी की दरख्वास्त हम दायर करें या हम दायर ना करें। लेकिन इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर आइनी, गैर कानूनी फ़ैसला है, जिसमें जो डायरेक्शन दी गई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए बताते हैं कि सोचा जा रहा है कि या तो नज़र सानी तैयार हमने कर ली है तो हम खुद नज़र सानी दायर कर दें, या फिर चूँकि जिन लोगों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से या मुतासरा अरकान की तरफ से जो नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर की गई, उसमें भी इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है, तो क्यों ना उस रिस्पोंडेंट साइड पे जब ये नज़र सानी की दरख्वास्तें दीगर फ़रीक़ैन की समाअत के लिए आएंगे तो नोटिस किए जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी होगा, तो इलेक्शन कमीशन भी अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखेगा। तो इसमें देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो राय मुनक़सम पाई जा रही है इस फैसले के हवाले से, नज़र सानी तैयार करके रखी जा चुकी है। अब खुद इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आता है, या फिर जब नज़र सानी की दरख्वास्तें समाअत के लिए लगेंगी तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन को नोटिस होगा। तो ये जो मौक़िफ़ ज़राए से हमने आपके सामने रखा है मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से, फिर इसी मौक़िफ़ पर, इन्हीं मतलब लाइन्स के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने पेश करेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।